हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैंने इससे पहले आपको वैद्युत क्षेत्र पढ़ा रहा था। मैं विद्युत धारा क्या पढ़ा रहा था? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा की मैंने आपको डेफिनेशन वगैरह आपको इससे पिछले क्लासेस में मैंने आपको बता दी थी कि विद्युत धारा क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, विद्युत धारा के लिए क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, वो सारी बातें मैंने आपको पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। आज बात करते हैं बेटा ओम का नियम। ओम का नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा ये ओम का नियम। ठीक। तो ओम नाम के एक वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1827 में एक नियम प्रतिपादित किया। जर्मन वैज्ञानिक ओम ने, तो उन्हीं के नाम से वो ओम का नियम क्या जाना जाने लगा। ठीक। ओम का नियम क्या था कि उन्होंने ये बताया था, अगर किसी चालक तार, ये कोई हमारा चालक तार है, क्या है? चालक तार। इसकी भौतिक अवस्था में क्या आता है? फिजिकल स्टेट में भौतिक अवस्था में कोई चेंज ना किया जाए, जैसे ताप, दाब, मोटाई, लंबाई और आयतन वगैरह, लंबाई आदि में, यानी उन्होंने क्या बताया था, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप है, दाब है, मोटाई है, लंबाई है आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो इस चालक तार में बहने वाली धारा आई इस चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के क्या होती है? समानुपाती होती है। क्या बताया था हमने? किसी चालक तार में बहने वाली धारा, ठीक, चालक के तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के क्या होती है? समानुपाती होती है, यानी कि V समानुपाती I। V समानुपाती I। जब कभी भी समानुपाती का निशान हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, V = R I। अगर हम यहाँ से R की वैल्यू निकालें तो R = क्या हो जाएगा? V/I। यही होता है ओम का नियम का सूत्र। ओम के नियम का क्या गया? सूत्र। और ठीक, तो इसकी डेफिनेशन आप इस फॉर्मूले से भी दे सकते हैं। एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि ओम ने बताया था, किसी चालक तार की भौतिक अवस्था ताप, दाब तथा मोटाई में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के क्या होती है? समानुपाती होती है। जो लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इस डेफिनेशन को। किसी ओम के अनुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में क्या आता है? ताप में ना परिवर्तन हो, ना दाब में परिवर्तन हो, और ना ही उसकी लंबाई में, और ना ही इसकी मोटाई में, इनमें परिवर्तन ना हो, तो ओम के अनुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था ताप, दाब, लंबाई तथा मोटाई में कोई परिवर्तन ना हो, तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V और चालक में बहने वाली धारा I के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V हो और उसमें बहने वाली धारा I हो, तो V समानुपाती I
समानुपाती का निशान हटता है तो v इज इक्वल टू आर आई, और r का मान जो क्या निकलेगा v अपॉन में i। यही हमारा कहलाता है ओम का नियम। ठीक, अब यहाँ आपको मैंने प्रूफ करके भी यहाँ दिखा दिया, यहाँ भी बता दिया कि ओम के अनुसार किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक में बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। कब? तब जब उनकी ताप, दाब और मोटाई में तार की कोई परिवर्तन ना किया जाए। यानी भौतिक एक डेफिनेशन आप यहाँ से दे सकते हैं इस फॉर्मूले से, जो मैंने आपको फॉर्मूला प्रूव करके दिखाया कि R इजिकल टू बी अपॉन में आई। इससे फॉर्मूला दे सकते हैं किसी चालक तार में बहने वाला, किसी चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V तथा चालक में बहने वाली धारा की निष्पत्ति या अनुपात को ही क्या कहते हैं? हम निष्पत्ति या अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध। तो अगर आप वैद्युत प्रतिरोध की डेफिनेशन देना चाहें तो डेफिनेशन यहाँ से दे सकते हैं, तो वरना मैं भी और आपको बताऊंगा वैद्युत प्रतिरोध के बारे में। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। तो ओम ने ये परिभाषा दी, परिभाषा देने के बाद ये फॉर्मूला बनाया R इजिकल टू बी अपॉन में आई। अगर आप यहाँ से किसी और की वैल्यू भी निकालना चाहते हैं, जो तो R की वैल्यू निकली, अगर V की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आई आर, और अगर I की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? B अपॉन में R। ये फॉर्मूले आपको याद रखना होंगे। एक फार्मूला क्या है? V इजिकल टू R इजिकल टू बी अपॉन में आई, या V इजिकल टू आई आर, या I इजिकल टू बी अपॉन में R। ओम का नियम आपको याद होना चाहिए कि किसी ओम ने क्या बताया कि अगर चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो इसके सिरों के बीच उत्पन्न स्थापित विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। यही ओम का नियम है जो जर्मन वैज्ञानिक ने 1827 में दिया था। ठीक, किसन भी आपको याद रख लें तो अच्छा रहेगा। ठीक, अब बात करते हैं, इसमें एक फैक्टर आपको नजर आता होगा जिसके बारे में आप जानते हैं, वैद्युत विभवांतर है, विभव है, मैं आपको बता चुका हूँ। ये क्या? विद्युत धारा, जिससे पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। इसमें एक नेतांक आया, ये हमारे पास क्या है? नेतांक, कांस्टेंट है। ये जो आर दिख रहा है ये क्या है? नेतांक। ठीक, इसी को हम प्रतिरोध भी कहते हैं। प्रतिरोध को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। तो अब प्रतिरोध के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? प्रतिरोध के बारे में। तो वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? बहुत पूछा जाता है इससे क्वेश्चन कि वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, इन किन किन बातों पर निर्भर करता है। वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहलाता है। अच्छा, ठीक, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता क्या है? तो देखो, एक तो डेफिनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं जो मैंने आपको R इजिकल टू वी अपॉन में आई पढ़ाया था, यानी R इजिकल टू बी अपॉन में आई। एक डेफिनेशन आप यहाँ से दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं? किसी चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा चालक तार में बहने वाली धारा के अनुपात को उस चालक का क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न या स्थापित विभवांतर और चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा I के अनुपात को या निष्पत्ति को विद्युत परिपथ या वैद्युत परिपथ कहते हैं। वो वैद्युत परिपथ विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध या वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक तो ये इसकी डेफिनेशन निकले, बहुत इजी डेफिनेशन है। R बराबर बी अपॉन आई होता है, वैद्युत विभवांतर और बहने वाली धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, इसके मात्रा के पहले अब दूसरी डेफिनेशन, ये प्रतिरोध का मीनिंग क्या हुआ? प्रतिरोध, ठीक, प्रतिरोध का मीनिंग ही हो गया, रेजिस्टेंस का मीनिंग ही हो गया किसी चीज़ में बाधा उत्पन्न करना या रुकावट उत्पन्न करना।
किसी चीज़ में बाधा उत्पन्न करना या रुकावट उत्पन्न करना। अच्छा, ये किस में रुकावट उत्पन्न करेगी? ये धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। किसके? देखो भाई, साफ साफ तुम्हें दिख भी रहा है कि आर जो है वो विद्युत क्रमानुपाती है बी अपॉन में आई के, यानी कि विद्युत क्रमानुपाती है 1/i। इस फॉर्मूले से भी दिखता होगा कि रेजिस्टेंस जो है वो विद्युत क्रमानुपाती है, रेसिप्रोकल है किसके? धारा के। यानी अब हमें बात ये पता चल गई कि प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट पैदा करना। किस में रुकावट पैदा करना? धारा के मार्ग में बहने, धारा के बहने में या धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करना। तो देखो बेटा, अगर किसी चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध जितना कम होगा उसमें वैद्युत धारा उतनी ही ज़्यादा प्रवाहित होगी। अगर किसी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा, ठीक, ज़्यादा होगा, उसमें क्या होगा? धारा का मान उतना ही क्या होगा? कम होगा। तो वैद्युत प्रतिरोध की एक डेफिनेशन आप इसके व्यवहार के गुण के आधार पर दे सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण, ठीक, जो उसमें बहने वाले विद्युत धारा के मार्ग का क्या करे? विरोध करे या उसमें अवरोध पैदा करे, वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। क्या कह सकते हैं? किसी पदार्थ का वह गुण जो धारा के या विद्युत धारा के मार्ग में विरोध उत्पन्न करे, क्या कहलाता है? वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। हर पदार्थ का गुण अलग अलग होता है। जैसे आपने देखा होगा, एक कॉपर आता है, एक चांदी आता है एजी, एक एल्युमिनियम आता है और एक क्या आता है? लोहा भी आता है हमारे पास। ये सारी की सारी धातु हैं, लेकिन सबसे अच्छी जो विद्युत की सुचालक है, जिसमें से विद्युत सबसे ज़्यादा प्रवाहित हो, ये क्वेश्चन पूछ भी लेता है, विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक कौन सी है? तो विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक जो है वो क्या है? चांदी। जब चांदी है तो इसका मतलब जाहिर सी बात इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, तभी तो इसमें विद्युत धारा सबसे अच्छी प्रवाहित हो रही है। उसके बाद क्या आता है? कॉपर। उसके बाद क्या आता है? एल्युमिनियम। ठीक, क्या आता है? एल्युमिनियम। तभी आपने देखा होगा जो पंखे वगैरह इलेक्ट्रॉनिक सामान जो बनाया जाता है वो मोस्टली किसका बनाया जाता है? कॉपर का अच्छा बेस्ट माना जाता है। उसका कारण ये है कि इसमें से विद्युत धारा बहुत आसानी से, बहुत जल्दी, सही तरीके से प्रवाहित हो जाती है। उससे अच्छी क्या है कंडक्टर? चांदी है। लेकिन चांदी के इतने अमीर तो है ही नहीं कि हम चांदी के पंखे भरवाने लगे, ये चांदी के कूलर में मोटर लगवाने लगे चांदी के तार की, तो इतने तो अमीर है ही नहीं। हम क्या करते हैं? उसलिए हम कॉपर का यूज़ करते हैं। कॉपर जो है, कॉपर के बाद क्या, वो चांदी के बाद क्या थी? कॉपर, और कॉपर के बाद क्या थी? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के आपने देखा होगा रेट भी कम होते हैं, उसकी लाइफ भी कम होती है। ले तो आओ बड़ी खुशी में करे, सस्ते में पंखा मिल गया, बड़े आसानी से मिल गया, अरे 400-500 रुपये में पंखा मिल गया, लेकिन वो 4-5 दिन भी चलना उसके लिए क्या होता है? मजबूरी बन जाती है। यानी एल्युमिनियम का पंखा एक प्रकार का ऐसा मानो ICU में भर्ती इंसान मानो, जिसकी चल गया तो चल गया और ना चला तो भाई 2 दिन में ही ख़त्म। इसलिए सबसे बेस्ट किसका मानते हैं? कॉपर का मांगते हैं, चांदी का तो बनवा नहीं सकते। तो भी हम कहना चाहते हैं कि जिस पदार्थ में अगर किसी पदार्थ का प्रतिरोध जितना कम होगा उसमें धारा उतनी ही अच्छी क्या होगी? प्रवाहित होगी। तो एक डेफिनेशन आपकी यहाँ से आ गई। ये डेफिनेशन ही बड़ी सॉलिड डेफिनेशन है। किसी पदार्थ का वह गुण जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है वो पदार्थ का वह गुण क्या कहलाता है? वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने आपको 2 डेफिनेशन बताई, आप जो मर्जी हैं वो डेफिनेशन याद कर दें। क्योंकि प्रतिरोध का मतलब ही होता है कि रुकावट पैदा करना। किसके मार्ग में रुकावट पैदा करना? धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करना। यही गुण पदार्थ का क्या कहलाता है? वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं इसके मात्रक की। इसके मात्रक की। तो देखो बेटा, वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक, वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक, मात्रक देखो बेटा, वैद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है एक तो फॉर्मूले से मिलेगा, वोल्ट प्रति एम्पियर। क्या मिलेगा? वोल्ट, क्योंकि विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर, ठीक है, यानी कि वोल्ट प्रति एम्पियर। एक जो मात्रक मिलता है वो हमें किसने बताया था? ओम नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो यही होता है कि ओम नाम के वैज्ञानिक ने बताया, तो उन्हीं के नाम से एक इनका मात्रक रख दिया क्या? ओम।
क्या रख दिया, ओम। इसका सिंबल क्या होता है, जो ईयरफोन बन के आता है आपके मोबाइल में उस टाइप का लगभग होता है ये, ठीक है। अब तो ये वाला सिस्टम ही ख़त्म हो गया लीड वाला। तो पहले जो हमारे पास नोकिया 1200 वगैरह में जो हम ईयरफोन लगाते थे तो ज़्यादा पुराना हो जाता था मोबाइल तो उसमें ईयरफोन लेके आ जाता, तो इस टाइप का क्या होता है, इसका सिंबल होता है ओम टाइप का, ठीक। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। मात्रक हो गया विमेय सूत्र की, वैद्युत प्रतिरोध का विमीय सूत्र। ये बहुत पूछा जाता है विमीय सूत्र, क्यों, क्योंकि अभी आप देख लेंगे थोड़ा सा क्या होता है, डीपली होता है विमीय सूत्र, ज़्यादा आसानी से नहीं निकल पाएगा। R इक्वल टू बी अपॉन में आई, ठीक। अब हमें पहले उससे भाई विमीय सूत्र लिखने से पहले पहले विभवांतर का विमीय सूत्र पता होना चाहिए। तो विभवांतर का विमीय सूत्र कैसे मिलेगा, हमने आपको बताया था V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में Q होता है, ये होता है वैद्युत विभव का। W का मात्रक विमीय सूत्र क्या होता है, ML2T-2, और आवेश का जो विमीय सूत्र होता है AT। इसको ऊपर लेगा तो क्या हो जाएगा, ML2T-3A-1। ये आया वैद्युत विभवांतर का विमीय सूत्र। किसका आया, ML2T-3A-1। ये जब आप विमीय सूत्र यहाँ लगाएंगे विभवांतर का, ML2T-3A-1 अपॉन में धारा का मतलब क्या होता है, A। मैंने आपको बताया विद्युत धारा क्या है, एक मूल राशि और मूल राशि का विमीय संकेत क्या होता है, कैपिटल ए। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ऑलरेडी एक ऊपर से -1 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2। तो जो प्रतिरोध का विमीय सूत्र निकल के आया वो क्या निकल के आया, ML2T-3A-2। देखो बेटा कितना कठिन सा निकल के आया है। इसलिए वैद्युत प्रतिरोध का विमीय सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लें। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत प्रतिरोध का विमीय सूत्र है और कौन सा वैद्युत प्रतिरोध का विमीय सूत्र नहीं है। तो याद कर लेना, ये वैद्युत प्रतिरोध की डेफिनेशन हो गई। वैद्युत प्रतिरोध के 2 मात्रक ने बता दिए, वैद्युत प्रतिरोध का क्या बता दिया हमने, विमीय सूत्र। अच्छा, कभी कभी पूछ लेता है कि वैद्युत प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो ये निर्भरता भी पूछ लेता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि आपसे ना तो डेरिवेशन कराएगा और ना ज़्यादा बड़ा न्यूमेरिकल देगा, कंसेप्ट देता है। देखो भाई बात करते हैं, वो पूछ लेगा कि वैद्युत प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है और किन किन बातों पर निर्भर नहीं करता है। वैद्युत प्रतिरोध की निर्भरता। देखो वैद्युत प्रतिरोध पहला लंबाई पर निर्भर करता है। किस पर, चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। कैसे, चालक की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे मान लो एक चालक हमारे पास इतना छोटा सा है, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो भाई और एक चालक हमारे पास क्या है, इसी पदार्थ का है, पदार्थ सेम है। मान लो ये भी हमारे पास एल्युमिनियम का चालक है और ये भी क्या है, एल्युमिनियम का। इसमें से ही विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो आप देखना बेटा कि जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इसकी लंबाई क्या है, कम है। इसकी लंबाई L1 मान लो, इसकी मान क्या L1। तो जाहिर सी बात हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि L1 लंबाई ज़्यादा है किससे, L से। तो जब विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित होगी तो भाई प्रतिरोध का काम क्या होता है, धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करना। जब तार छोटा है तो जाहिर सी बात है इसमें प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। और जब तार बड़ा होगा तो इसमें प्रतिरोध क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, बाधाएं क्या होंगी, ज़्यादा। जैसे आप समझ लीजिए कि आप कहीं यात्रा कर रहे हैं तो आप देखते हैं अगर आप 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर जाना है तो आपको 1 या 2 ब्रेकर मिल जाएंगे। ब्रेकर का काम क्या होता है, अपनी गति में अवरोध पैदा करना, यानी अपनी गति को कम करना, होता नहीं होता है। ऐसे ही आप 2 किलोमीटर दूर जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5-6 ब्रेकर मिल जाएंगे। आप जाना चाहें 5, 7, 8, 10 किलोमीटर दूर तो जाहिर सी बात जैसे आपने लंबाई अपनी दूरी बढ़ाई वैसे ही आपको ब्रेकर की संख्या भी क्या मिली, ज़्यादा मिली, यानी अवरोध ज़्यादा उत्पन्न हुए। तो अगर चालक छोटा है तो अवरोध कम होता है, जिसलिए वैद्युत प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम होता है। चालक बड़ा है तो अवरोध ज़्यादा उत्पन्न करता है, इसलिए वैद्युत प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो क्या होता है, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। कैसा होता है, वैद्युत प्रतिरोध जो होता है चालक की लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का मतलब ये होता है कि अगर लंबाई बढ़ेगी तो वैद्युत प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो वैद्युत प्रतिरोध घटेगा। दूसरी बात करते हैं, याद रखना बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा। दूसरी बात हमारे पास है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। इसके क्या होता है,
व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे? मान लो एक चालक हमारे पास ये है, ठीक, एक चालक हमारे ये, अच्छा अभी हम बताएंगे, एक चालक हमारे पास ये है, ठीक। उसके बाद एक चालक, यही चालक है, तो इसका मान लो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना A1 और इसका भी A1। अच्छा हम क्या करें, इस तार को, अभी इसकी लंबाई कितनी है, L है, कितनी है L, इस तार को पकड़ के क्या करें, खींच दें, इस तार को पकड़ क्या करें, खींच दें। तो जाहिर सी बात जब खींचेंगे तो ये तार लंबा हो जाएगा, तार लंबा हो जाएगा। तो आप देखेंगे बेटा जब इसी तार को हमने खींचा, खींचने पर तार लंबा हो गया, L से क्या हो गया, L1 हो गया। L1 होते ही क्या होगा, ये जो क्षेत्रफल है वो क्या हो गया, देखो जैसे हमने अभी जब ये तार था तो इसकी जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था वो क्या बड़ा मोटा दिखता होगा, तो मैं आपको तार मोटा होता है, जब हम इसको खींच देते हैं उसी तार को तो ये क्षेत्रफल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, नहीं बदलेगा, कितना हो गया, A2। तो आपने देखा होगा जब किसी तार को जब खींचते हैं तो उसका अनुप्रस्थ काट कम हो जाता है, लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जब अनुप्रस्थ काट बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ जाएगी, और लंबाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यानी हमारा कहने का मतलब ये है कि जब किसी तार को खींचा जाता है तो लंबाई क्या होगी, बढ़ जाएगी, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम। जब ये कंडीशन आ जाएगी तो A1 लेस देन क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, ये A1 ग्रेटर देन A2, लेकिन L1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, L। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ, अगर किसी तार का क्षेत्रफल बढ़ाओगे, ठीक, तो लंबाई बढ़ जाएगी, और जब लंबाई बढ़ जाएगी तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर किसी तार का क्षेत्रफल घटाओगे, यानी मान लो कोई तार इस तरीके से से दबा के छोटा करोगे, जब छोटा करोगे तो उसका क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, जब बढ़ जाएगा कम हो जाएगा, जब कम हो जाएगा तो लंबाई छोटी हो जाएगी, और लंबाई छोटी हो जाएगी तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध जो होता है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल के बढ़ाने पर ये क्या होगा, क्षेत्रफल के बढ़ाने पर ये बढ़ जाएगा, और क्षेत्रफल के घटाने पर क्या होगा, ये घट जाएगा। क्लियर? तो जब क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात लंबाई बढ़ेगी, और जब लंबाई बढ़ेगी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल घटाओगे तो लंबाई कम होगी, और जब लंबाई कम होगी तो जाहिर सी बात प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अच्छा तीसरी बात, चालक के पदार्थ पर, पदार्थ की प्रकृति पर। यानी चालक के पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। जिस तरीके का पदार्थ होगा, जैसे मैंने आपको बताया Ag, Cu, एल्युमिनियम, Fe, ये अच्छी क्वालिटी का है तो इसमें प्रतिरोध कम है। सबसे कम किस में, चांदी में, फिर उसके बाद किस में, कॉपर में, उसके बाद किस में, एल्युमिनियम में, फिर क्या, Fe में। यानी जिस पदार्थ की जैसी प्रकृति होगी उस हिसाब से उसका क्या होगा, वैद्युत प्रतिरोध का मान भी बदलता रहता है। चांदी सबसे अच्छे सुचालक, तो चांदी में सबसे कम वैद्युत प्रतिरोध होता है, उसके बाद कॉपर में, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद आयरन में। अच्छा तीसरी बात, चौथी बात है चालक के ताप पर। चालक के ताप पर भी क्या होता है, वैद्युत प्रतिरोध डिपेंड करता है। क्या करता है, वैद्युत प्रतिरोध डिपेंड करता है। यानी ये मान लो हमने ताप पर कैसे डिपेंड करता है, किसी चालक का ताप बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात उसमें लंबाई बढ़ जाती है, जब लंबाई प्रसार हो जाएगा तो लंबाई बढ़ जाएगी तो वैद्युत प्रतिरोध भी बढ़ सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो ताप होता है वो रेजिस्टेंस जो होता है वो ताप के क्या होता है, परम ताप के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। यानी चार बातें हमने बताई कि चालक की लंबाई पर डिपेंड करता है, समानुपाती होता है, किस तरीके से मैंने बता दिया, चालक के अनुप्रस्थ काट के, और उस चालक के क्या प्रकृति पर, चालक के ताप पर। अच्छा कौन कौन सी बातों पर निर्भर नहीं करता है, तो बेटा चालक का जो प्रतिरोध होता है, वैद्युत प्रतिरोध होता है, वैद्युत प्रतिरोध, ये वैद्युत विभवांतर और विद्युत धारा पर डिपेंड नहीं करता, इन पर निर्भर नहीं करता। ये बात याद करना बेटा, रखना, नहीं करता है। वैद्युत प्रतिरोध ना तो वैद्युत विभवांतर पर निर्भर करता है और ना ही किस पर, विद्युत धारा पर। ऐसा नहीं किसी चालक तार में ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित कर दोगे तो उसका वैद्युत प्रतिरोध बढ़ जाएगा या घट जाएगा, इनसे कोई इसका लेने देना नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। और मिला कहाँ में, इसी से तो मिला है, R बराबर B अपॉन में I। तो ना तो इस विभवांतर पर डिपेंड करता है वैद्युत प्रतिरोध, ना ही किस पे करता है, विद्युत धारा पर। ये बात याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि वैद्युत प्रतिरोध इन बातों पर तो डिपेंड करता है, लेकिन इन बातों पर डिपेंड नहीं करता, ना ही वैद्युत
प्रतिरोध जो होता है ना तो विभवांतर पर डिपेंड करता है, ना ही वैद्युत धारा पर डिपेंड करता है। तो आज को मैंने आपको क्या बताया कि वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है। आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, बाकी कल हम जो बात करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट चालकता क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ओम का नियम जो हमने पढ़ाया था उसके बारे में थोड़ी सी बात और बताएंगे कि ओमीय चालक कौन से होते हैं, अनओमीय चालक कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में चाहेंगे तो इसको शायद फिनिश भी हो जाए विद्युत धारा, फिर हम क्या करेंगे और चैप्टर पढ़ेंगे। तो जिन लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो वो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल।